हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का कोल्ड वॉर है, जो कि मेरा वो फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट थर्ड है, ठीक है। और इसमें हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था इंडिया एंड कोल्ड वॉर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। और साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो फर्स्ट टॉपिक इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंडिया एंड कोल्ड वॉर। तो हमने अभी तक पढ़ा, नाम के बारे में मैंने आपको समझाया। नाम क्या था? एक नॉन अलाइंड मूवमेंट था, ठीक है। मैंने उसमें बताया था इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि यूएस और यूएसएसआर को नहीं ज्वाइन कर रही थी। उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन था कि वो नाम की कंट्रीज को ज्वाइन करें। तो ऐसे ही जो इंडिया था, इंडिया का क्या रिलेशन था कोल्ड वॉर से और क्या नाम में क्या पोजीशन थी, तो वी विल स्टडी अबाउट इट इन ऑल दिस टॉपिक। ठीक है, इस सारे टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट थिंग आपका इंडिया फॉलोड अ ट्रू पॉलिसी रिगार्डिंग कोल्ड वॉर। इंडिया का जो रिस्पांस था ऑनगोइंग कोल्ड वॉर पे, उसका दो तरीके का था। पहला रिस्पांस, इंडिया डिड नॉट जॉइन एनी लाइंस। इंडिया ने कोई भी लाइंस ज्वाइन नहीं की, मैंने आपको बताया था। इंडिया आपका नॉन अलाइंड ग्रुप का ही मेंबर था। और सेकंड चीज, रेज्ड वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीस अलायंसेस। और इंडिया ने अपनी वॉइस, अपनी रेज्ड वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज, जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, उसके खिलाफ इंडिया ने अपनी आवाजें उठाई, जो कि पार्ट बन रही थी अलायंसेस की। कौन कौन से अलायंसेस? यूएस और यूएसएसआर की जो भी यूएस और यूएसएसआर की जो भी पार्ट बन रही थी, न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज, उनके खिलाफ इंडिया क्या कर रही थी? आवाज उठा रही थी। पहले तो खुद तो थी नहीं, और साथ साथ जो लोग उन्हें ज्वाइन कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठा रही थी। तो इंडिया का जो रिस्पांस था कोल्ड वॉर का, वो यही तो था। डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का। नेक्स्ट, इंडिया की जो पॉलिसी थी वो नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव, ना ही वो नेगेटिव थी और ना ही पैसिव। और आपके जो जेएल नेहरू थे, उन्होंने इंडिया की पॉलिसी को ये बताया, ये रिमाइंड कराया कि इंडिया की जो पॉलिसी थी वो फ्लीइंग अवे की पॉलिसी थी, मतलब फ्लीइंग अवे, ठीक है। और ठीक है, तो इंडिया पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव एंड इंडिया वर इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स। और इंडिया इस फेवर में था कि वो एक्टिवली इंटरवीन करे वर्ल्ड अफेयर्स में, ताकि जो कोल्ड वॉर है वो कुछ कम हो सके, जो कोल्ड वॉर जो शत्रुता है, जो रिवालरीज है, वो कुछ कम हो सके। और समटाइम इंडिया के डिप्लोमेट्स और जो लीडर्स थे वर ऑफन यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड मेडिएट बिटवीन कोल्ड वॉर। इंडिया के जो लीडर्स थे और आप कह सकते हैं जो डिप्लोमेट्स थे, वो आपके कोल्ड वॉर में, मतलब बोल सकते हैं जो नॉन अलाइंड कंट्रीज में रहते थे, मतलब इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया और वो दोनों ही अलायंस से बात करना चाहते थे और इस कोल्ड वॉर को खत्म करना चाहते थे। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं सारी बातों से कि इंडिया का बहुत ज्यादा रोल था। और आपको एक पॉइंट मैं बता दूं, इंडिया ने उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक्टिवेट रखा, मतलब उनको भी अपने साथ लेके चला जिनका कोल्ड वॉर से कोई भी मतलब नहीं था। उनको भी इंडिया ने उनको भी मोटिवेट किया कि वो भी इंडिया के साथ इन सारी बातों को, मतलब ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका कोल्ड वॉर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इंडिया ने उनको भी अपने साथ लेकर चला इंडिया, ताकि जो कोल्ड वॉर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। तो दैट्स व्हाई आपको ये बात इमेजिन कर ली होगी आपने कि इंडिया का क्या रोल रहा होगा, ठीक है। इंडिया वैसे तो अलग था, लेकिन इंडिया चाहता था कि वर्ल्ड वाइड जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कम हो सके। नेक्स्ट थिंग हमारा नॉन अलाइनमेंट सर्व इंडियाज पोस्चर इन 2 वेज। जो नॉन अलाइनमेंट था, इसने इंडिया के पोस्चर को 2 तरीकों से सर्व किया। मतलब इंडिया ये सब कर रहा था, इसमें इंडिया कुछ फायदा भी होगा, सिंपल सी बात है। तो पहला फायदा क्या था? नॉन अलाइनमेंट allowed India to take international economic issues। जो नॉन अलाइनमेंट था उसने इंडिया को अलाउ करा कि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज ले सके, ठीक है। जो नॉन अलाइनमेंट ग्रुप था उसने इंडिया को सबसे सुप्रीम बनाया और इस ग्रुप में वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज ले सकता था। एंड इंडिया सर्व इट्स इंटरेस्ट, इंडिया ने अपना इंटरेस्ट देखा रेदर देन इंटरेस्ट ऑफ सुपर पावर्स। और मैंने यहाँ सुपर पावर लिखा है, यहाँ सुपर पावर्स आएगा। और इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपना ही इंटरेस्ट देखा रेदर देन the interest of the both the superpowers and their allies। और सेकंड पॉइंट इंडिया का क्या था कि इंडिया was often able to balance one superpower against other। मतलब इंडिया में शक्ति थी, इंडिया में कैपेबिलिटी थी कि वो अपने आप को बैलेंस कर सकता था वन सुपरपावर अगेंस्ट 2 सुपरपावर। मान लो, हाँ ऐसा पूरा पढ़ो। If India felt ignored or pressurized by one, it could tilt toward other। और tilt का मतलब है घूमना या फिर मुड़ना। अगर इंडिया को लग रहा है कि वो किसी एक सुपर पावर की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है या फिर प्रेशराइज किया जा रहा है इंडिया को, तो इंडिया अपना जो कह सकते हैं सपोर्ट था वो बिल्कुल मुंह घुमा देता था। मान लो उसको लग रहा है कि यूएस प्रेशराइज कर रहा है तो यूएस के फेवर में चला जाएगा, यूएस प्रेशराइज कर रहा है तो यूएस के फेवर में चला जाएगा।
तो इंडिया ने बहुत बड़ी चाल भी खेली थी। ये बात नहीं है, इंडिया कर तो रहा था लेकिन इंडिया का अपना भी इंटरेस्ट था। तो ये आपको ये पूछ सकता है कि नॉन अलाइनमेंट में इंडिया का पोस्टर किस तरीके था। तो पहला चीज आप ये लिख देंगे, नॉन अलाइनमेंट में इंडिया इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिसीजन लेता था जिसमें वो अपने इंटरेस्ट देखता था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये लिख देंगे कि इंडिया अपनी पावर को बैलेंस कर सकता था, ठीक है, वो किसी की तरफ भी घूम सकता था, टिल्ट टुवर्ड द अनदर सुपर पावर, ठीक है। अब आपका एक टॉपिक लास्ट ये था सॉरी एक टॉपिक लास्ट ये था कि इंडिया की जो पॉलिसी थी उसे क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज क्यों किया गया, तो इसके देखो दो रीजन है, छोटा सा पढ़ लो जल्दी से, ठीक है, क्यों ज्यादा टाइम लेते हो। तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट था उसे अनप्रिंसिपल्ड कहा गया। अनप्रिंसिपल्ड नाम क्यों दिया गया, इन नेम ऑफ परस्यूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ये अगर जब नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना होता था तो इंडिया रिफ्यूज टू टेक फर्म स्टैंड ऑन इंटरनेशनल इश्यूज। तो इंडिया ने कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से मना कर दिया था। इंडिया रिफ्यूज टू टेक फर्म स्टैंड मतलब एक ऐसा डिसीजन, फर्म स्टैंड डिसीजन ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज। तो इसलिए इंडिया की एनवायरनमेंट को अनप्रिंसिपल कहा गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी सजेस्ट किया गया कि इंडिया को इनकंसिस्टेंट कहा गया है और इंडिया ने एक एंड टू कंट्राडिक्टरी पोस्चर्स, और इंडिया ने कंट्राडिक्टरी पोस्चर्स लिए, मतलब एक तरीके से इंडिया ने जो कहा अपना वादा कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि बिकॉज इंडिया ने साइन करी थी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। इंडिया ने साइन करी थी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 फॉर 20 इयर्स व्हाइल इट रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट अदर। मतलब इंडिया ने साइन करी थी 1971 में अगस्त में आपके 20 इयर्स के लिए बांग्लादेश के साथ ट्रीटी साइन करी थी, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया आवाज उठा रहा था और कंट्रीज के लिए। तो इसलिए इंडिया की पॉलिसी को इनकंसिस्टेंट भी कहा गया था। लेकिन इसका मतलब इंडिया ने ये भी बोला था कि इंडिया ये चाहता है कि जो बांग्लादेश क्राइसिस है वो खत्म हो जाए, इसलिए इंडिया ने ट्रीटी साइन करी थी। तो इंडिया ने इसका एक रीजन भी दिया था, लेकिन फाइनली इंडिया के जो क्रिटिसाइजर्स हैं उन्होंने इंडिया को इनकंसिस्टेंट ही कहा। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपके कोल्ड वॉर के सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं। अब मेरे आपके 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। वैसे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नेम 2 सुपर पावर्स रिस्पांसिबल फॉर कोल्ड वॉर। 2 सुपर पावर्स जो रिस्पांसिबल हैं कोल्ड वॉर के लिए। तो पहली थी यूएस और दूसरी थी यूएसएसआर। ओके, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। व्हेन डिड नाटो एंड वार्सो पैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। नाटो कौन था, जो कि यूएस का ग्रुप था, और वार्सो पैक्ट किसका था, रशिया का था, ठीक है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और वार्सो पैक्ट रशिया का। तो नाटो आया आपका अप्रैल 1949 में और वार्सो पैक्ट आया आपका 1955 में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड सुपर पावर्स मेंटेन आर्म्स एंड कंट्रोल। सुपर पावर्स ने अपने आर्म्स और कंट्रोल को कैसे मेंटेन किया। तो सुपर पावर्स कंट्रोल देयर आर्म्स एंड कंट्रोल बाय साइनिंग 3 सिग्निफिकेंट ट्रीटीज। द नेम आप लिख देंगे पहली एलटीबीटी लिमिटेड टेस्ट बेन ट्रीटी, दूसरी लिखेंगे एनएनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और थर्ड है एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल ट्रीटी। तो आपको हमें तीनों ट्रीटीज के नाम लिखने हैं, उनसे इन्होंने अपने आप को आर्म्स और कंट्रोल मेंटेन किए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया की पॉलिसी क्या थी, ना ही नेगेटिव थी ना ही पॉजिटिव थी, और जेएन नेहरू ने इंडिया की पॉलिसी को फ्लीइंग अवे बोला था, ठीक है। और साथ साथ इंडिया ने ये सोचा है, मतलब इंडिया ने ट्राई किया दोनों के बीच में जो शत्रुता थी और जो रिवाइवलरी थी उसे कम करना है, और जो डिफरेंसेस हैं उसे भी कम करना है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें भी कुछ सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो आप सिर्फ बस रख देंगे। मेंशन आइडियोलॉजी ऑफ 2 सुपर पावर्स। दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, तो यूएस की आइडियोलॉजी लिबरल, आप बोल सकते हैं क्या थी, सॉरी आप भी बोलते हैं कैपिटलिज्म थी और लिबरल डेमोक्रेसी थी, और यूएसएसआर की आपकी सोशलिज्म और कम्युनिज्म थी। अब आइए हम बात करते हैं 6th की, नेम द लीडर ऑफ क्यूबा ड्यूरिंग आफ्टर 1961। तो लीडर कौन थे, फाइडल कैस्ट्रो थे। उसी टाइम पे यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव थे, और यूएसए के लीडर आपके कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। व्हाट इज मीन बाय लॉजिक ऑफ डिफरेंस। लॉजिक ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है, जब हमारे दोनों ही साइड्स के पास सेम तरीके के न्यूक्लियर वीपन्स हैं और आर्म्स हैं, और दोनों ही एक दूसरे का मतलब डिस्ट्रक्शन कर सकती है, लेकिन किसी ने भी डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश नहीं करी, और दोनों ने अपनाया लॉजिक ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इसे लॉजिक ऑफ डिफरेंस बोलेंगे आप। और आपको मैं बताऊं तो इसमें आप लिख सकते हैं, सिंपल सी बात, लॉजिक ऑफ डिफरेंस का आंसर यही है कि बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट against an attack and to cause so much destruction, and neither of the party can afford to initiate war, ठीक है। किसी ने भी वॉर को इनिशिएट नहीं किया। नेक्स्ट है व्हाट व्हेन वी आर लेटेस्ट मीटिंग ऑफ नॉट आपका वेनेजुएला में हुई थी, मैं आपका नाम लिख देता हूं वेनेजुएला, और ये हुई थी आपकी 2016 में, जिसमें 120 मेंबर स्टेट्स ने
अटेंड किया था। 5 फाउंडर्स ऑफ नाम पता होंगे आपको। व्हाट इज मीन बाय कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर रिफर्स टू कंपटीशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन किसके बीच में? आपकी यूएस एंड यूएसएसआर एंड बैक्ड बाय देयर एलाइज। सिंपल सी बात है, बहुत सारी टेंशंस, कन्फ्रंटेशन थी और कंपटीशन थी, दोनों ही ग्रेट पावर्स के बीच में और उनकी एलाइज के बीच में। ठीक है, 5 फाउंडर्स नाम के 5 फाउंडर्स कौन से थे? जोसेफ ब्रोज टीटो थे आपके, ठीक है, उसके बाद आपके जेएल नेहरू थे, फिर आपके गमाल अब्दुल नासिर थे, फिर आपके वामिक रुमाना थे और एक और लीडर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू टू विजिट माय चैनल और होप यू आर hope guys you are doing great. If you have any question then you can ask me in the comment section. I will always there to give the reply to your answer whatever you will be asked. Okay, so अगर इसमें कोई भी वीडियो में कोई मिस्टेक है then please I am so sorry for that. Okay, thank you so much.